हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज ईटीटी 5994 पे एक सीएम पे सुनवाई थी। तो बेसिकली देखिए, ये जो सीएम है ये सीएम फाइल की गई थी नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट द्वारा। कि मेन इशू यही था कि जो नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट है उन्हें क्या हो कि ज्वाइनिंग दे दी जाए। देखिए बेसिकली तो क्या है कि नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट वो सभी कैंडिडेट है जिन पे पेपर ए ओ के कैंसिल होने से और न होने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि उनके ओबेस है कि उनके पेपर बी में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, पेपर ए में भी उनका अच्छा स्कोर है, जिसकी वजह से पेपर ए के कैंसिल होने और न होने से उनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। तो इसी को लेकर पूरी सुनवाई चली। तो देखिए, जो फाइनली काफ़ी उम्मीद थी कैंडिडेट को कि कुछ पॉजिटिव आए को एटलीस्ट, क्योंकि पिछले इतने टाइम से जो रिक्रूटमेंट अटकी हुई है तो कैंडिडेट को काफ़ी उम्मीद थी कि चलिए कुछ तो पॉजिटिव आए। बाकी देखिए, आज की जो सीएम थी उस पर सुनवाई हो चुकी है और सुनवाई के साथ ही सीएम को भी क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया है। हेयर यू कैन सी कि यहाँ पे स्टेटस भी अपडेट कर दिया गया है। तो देखिए, मेन कंसर्न यही है कि नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को भी ज्वाइनिंग देने के लिए हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। तो बात आती है, क्या सच में नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को पहले ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती? और ये मुद्दा कहाँ से उठा कि नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए पहले? सबसे पहली बात तो देखिए, ये जो मेन इशू है कि नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट का जो इशू अराइज हुआ है उसका मेन रीजन जो है वो है ईटीटी 2364 की रिक्रूटमेंट। एज यू ऑल नो कि ईटीटी 2364 की रिक्रूटमेंट हाई कोर्ट से बहाल हो चुकी है और उसके बाद भी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही, क्योंकि देखिए ईटीटी 2364 में बीएड के कैंडिडेट भी है, एनआईयूज़ के कैंडिडेट है, वॉलंटियर है, इस तरह की बहुत सारे कह सकते हैं कॉम्प्लिसिटीज़ है उस रिक्रूटमेंट में, जिसकी वजह से ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कम्प्लीटली ईटीटी के बेस पे रिक्रूटमेंट में अप्लाई किया था, जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुकी है और जो 100% एलिजिबल है फॉर दी ज्वाइनिंग, उन कैंडिडेट को भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। पिछले इतने टाइम से कैंडिडेट वेट कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए देखिए, ईटीटी 5994 के कैंडिडेट ने, जो कि नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट थे, उन्होंने सीएम फाइल की कि एटलीस्ट जिन कैंडिडेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा पेपर ए के कैंसिल होने से और न होने से, उन्हें तो एटलीस्ट ज्वाइन करवा दिया जाए। और कहीं ना कहीं देखिए उनका ये मुद्दा बनता भी था, क्योंकि जिस तरह से डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है तो सबको ओबेस है कि ये चीज़ है कि चलो हम पे तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, तो एटलीस्ट हमें तो ज्वाइन करवाया जाए। और इसी को लेकर ये सीएम फाइल की गई थी, जिसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कैंडिडेट को। बाकी देखिए, ये जो सीएम है ये डिसमिस कर दी गई है। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि क्या एक्चुअल में नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती? तो इसका सिंपल सा आंसर है, दी जा सकती है। और देखिए, ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो शेयर करूँगी जिसमें मैं आपको बिल्कुल विद प्रूफ मैं आपको बताऊँगी कि नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को कैसे ज्वाइनिंग दी जा सकती है, क्या पहले कभी कहीं पे जो नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट है उन्हें ज्वाइनिंग दी गई है, और अगर दी गई है तो किस तरह से दी जा सकती है। तो इन सब के बारे में मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी, जिसमें मैं विद प्रूफ आपको बताऊँगी कि किस तरह से नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जा सकती है। अब देखिए, मेन बात आती है कि जब नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जा सकती है तो उसके बाद भी इस तरह से जो सीएम है इसे डिसमिस कर दिया गया। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ईटीटी 5994 की रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने का तो कितना तो इंटरेस्ट है। स्पेशली देखिए, यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा है कि किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है ईटीटी 5994 की रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने का, सिर्फ कैंडिडेट को छोड़ के, क्योंकि सिर्फ कैंडिडेट ही है जो अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं कि रिक्रूटमेंट कंप्लीट कीजिए, ये कीजिए, सीएम फाइल की जा रही है, सब कुछ कैंडिडेट ही कर रहे हैं। तो जिनको करना चाहिए था कहीं ना कहीं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी देखिए, इसके अलावा एक और जो मैटर है उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। वो जो है वो मैटर है कि जो काफ़ी टाइम से, जैसा आप सभी को पता है कि ईटीटी 5994 के कैंडिडेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से या फिर डिपार्टमेंट से, सभी से, कि जो एजी साहब है उन्हें पेश किया जाए फॉर दी ईटीटी 5994, क्योंकि सभी को ये उम्मीद है कि अगर एजी साहब अगर कोर्ट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ईटीटी 5994 का जो पक्ष है काफ़ी अच्छे से रखा जाएगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने की उम्मीद है। तो देखिए, इस आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजी साहब जाएंगे तो ही केस डिसमिस हो पाएगा या फिर इसमें कुछ डिसीजन आ पाएगा। इसी का मैं आपको छोटा सा एक लेटेस्ट मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। कल जो था वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक कोर्ट केस की सुनवाई थी, और ये जो केस था ये था हरियाणा का। बेसिकली जिस तरह से ईटीटी 5994 की रिक्रूटमेंट अटकी हुई है कुछ डिसीजन की वजह से, जो डिपार्टमेंट ने डिसीजन ली उन्हीं की वजह से, सेम केस है हरियाणा गवर्नमेंट में कि इस तरह से रिक्रूटमेंट अटकी हुई है। और वहाँ पे कैंडिडेट ने बहुत ज़्यादा कह सकते हैं रिक्वेस्ट करके, हाथ पैर जोड़ के एजी साहब को कोर्ट में पेश किया, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से कैंडिडेट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एजी साहब को कोर्ट में पेश किया जाए, और तरह तरह के बहाने दिए जा रहे थे एजी साहब द्वारा कि एजी साहब बुखार, एजी साहब को फीवर हो चुका है, एजी साहब अभी छुट्टियों पर है, एजी साहब वहाँ चले गए, ये हो गया वो हो गया। पर फाइनली जब एजी साहब को कोर्ट में पेश किया गया तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो प्राइवेट वकील थे,
यानी कि जो मेन पिटिशनर थे जिन्होंने केस फाइल किया था, उनके जो प्राइवेट वकील थे उन्होंने एजी साहब को बोलने तक का मौका नहीं दिया। मतलब इतने अच्छे से वो अपनी प्रिपरेशन करके गए थे और एजी साहब को लास्ट में रिक्वेस्ट करके नेक्स्ट डेट लेने के लिए मजबूर कर दिया। तो देखिए इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जब कोई अच्छे से खुद से प्रिपेयर होकर नहीं जाएगा, किसी से रिक्वेस्ट करनी हमें पड़ेगी कि आप जाइए कोर्ट में, तो किस तरह से वो पैरवी करेंगे, किस तरह से आगे की करेंगे कार्रवाई। बाकी देखिए मेन मुद्दा यहाँ पे ये है, चलिए एजी साहब अगर जाते हैं तो वेल एंड गुड है, कहीं ना कहीं हो सकता है पॉजिटिव निकले। बाकी हमें इस चीज़ पर भी फोकस करना चाहिए कि जो प्राइवेट वकील जो काडर ने हायर किए हुए है, जो सीनियर वकील हायर किए हुए है, अगर वो भी अच्छे से पक्ष रखे तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी तक अगर आपने सिनेरियो पूरा देखा हो ईटीटी 5994 के कोर्ट केस का, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप अच्छे से फोकस कर पाओगे कि जो मेन इशू रहा है वो यही है कि जज साहब के सामने अच्छे से केस को रखा ही नहीं जा रहा। क्योंकि सबसे पहले देखिए, पहले केस को तेज प्रकाश के साथ ऐड किया गया, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चेंज करने का इशू उठा, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसी से साफ पता चल रहा है कि जो जज साहब के सामने कहीं ना कहीं जो मेन जो इशू जो चल रहा है ईटीटी 5994 की इस तरह से अटकने का, वो मेन इशू यही है कि अच्छे से पैरवी नहीं की जा रही, अच्छे से क्लेरिफाई नहीं किया जा रहा केस को। बाकी देखिए हो सकता है कुछ कैंडिडेट कहीं बोल रहा हूँ कि मैम आप तो हमें डीमोटिवेट कर रहे हो। देखिए मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं एक छोटा सा एक आपको बता रही हूँ कि पॉइंट कि हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। बाकी देखिए उम्मीद तो यही है अभी भी हमें कि कुछ अच्छा हो, 4 अप्रैल को जो सुनवाई है उसमें कुछ अच्छा कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिले, न सिर्फ इफेक्टेड या नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट, इवन पूरा काडर अगर एक साथ ज्वाइन करे, पूरी रिक्रूटमेंट को एक साथ कंप्लीट किया जाए, उस जैसी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। जब सभी ने एग्जाम साथ दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ हुई है और अगर पूरा काडर एक साथ ज्वाइन करे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बाकी देखिए 4 अप्रैल को अब सुनवाई है, उसी से उम्मीदें हैं कि कुछ अच्छा निकल के आए, कुछ अच्छा पॉजिटिव सुनने को मिले। इसके रिगार्डिंग और भी कोई अपडेट आएगी तो वो अपडेट भी आपके साथ इसी चैनल पे जरूर शेयर की जाएगी। इसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।